बहुत सुंदर। अब आप तैयार हैं तो मैं पेश करता हूँ सुनसान हवेली का रहस्य अध्याय 1। धुंध में लिपटा बुलावा। सुभाष मार्ग, रांची, शाम के 5 बजे। अनया झुकी हुई थी अपने लैपटॉप पर। उसके कमरे की खिड़की से हल्की धूप पीली परछाइयों के साथ अंदर आ रही थी। चारों ओर फाइलों और अखबारों का ढेर लगा था। वह एक खोजी पत्रकार थी, कुछ असामान्य, कुछ असली पर अविश्वसनीय कहानियों के पीछे भागने वाली। तभी दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी सरकती है। कागज पुराना था, मोड़ पर मोड़, जैसे बरसों से रखा गया हो। ऊपर कोई नाम नहीं, बस स्याही से लिखा एक वाक्य। जो खो गया है उसे तलाशो, हवेली अब तुम्हें पुकारती है। बिजुली गांव, गिरिडीह। अनया ठिठक गई। बिजुली गांव, वह नाम उसे कहीं पड़ा पड़ा सा लगा। दिमाग में दस्तावेजों की किताबें दौड़ने लगी। झारखंड के रहस्यमय गांव जहां लोग रात में घर से बाहर नहीं निकलते। वह रिपोर्ट 2 साल पहले अधूरी रह गई थी। उसने चिट्ठी के लिफाफे के अंदर देखा। वहां एक पुराना नक्शा था, खुरदरा, हाथ से बना हुआ नक्शा। ऊपर एक हवेली की आकृति बनी थी और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, वह जो पहली बार 1957 में बंद हुई और आखिरी बार 60 में खुली। अगले दिन यात्रा की शुरुआत। रांची से गिरिडीह तक की सड़कें उबड़ खाबड़ थी और रास्ता जैसे जैसे बिजुली गांव की ओर मुड़ता, मोबाइल सिग्नल गायब होता गया। चोटियों के बीच से गुजरती गाड़ी और उसके पीछे बादलों की परछाई। गांव पहुंचना किसी पुराने समय में पहुंचने जैसा था। पुराने ईंट के मकान, बिना रंग की दीवारें और हर गली जैसे कुछ छुपा रही हो। गांव वालों की नजरें अनया को देख चौंकी नहीं, पर ठहर जरूर गईं। वह रुकी एक बूढ़ी औरत के पास, जिनकी आंखें बहुत गहरी और गालों पर झुर्रियों की दरारें थीं। मां जी, हवेली कहाँ है? बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा, फिर बिना कुछ बोले जमीन की ओर इशारा किया, जैसे कह रही हो, क्यों जाना चाहती है वहां? अनया को एहसास हुआ, यहां कुछ छुपाया गया है। पहली झलक। गांव से उत्तर में आधा किलोमीटर दूर, झाड़ियों के बीच, पेड़ों की छांव में वह हवेली थी। काली पत्थरों की बनी, 3 मंजिला, खिड़कियां टूटी हुई और छतों से बेलें लटक रही थी। वहां एक बोर्ड लटक रहा था जिस पर पेंट उतर चुका था, फिर भी थोड़ा सा पढ़ा जा सकता था, रघुनाथ पी से। अनया का दिल तेजी से धड़कने लगा। गेट जंग लगा था। उसने धीरे से धक्का दिया। गेट खुल गया। हवेली के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को चीर गया और सब कुछ शांत हो गया। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम्स थे। एक पुरुष जिसकी आंखें सीधी देख रही थी, जैसे अभी कुछ बोलेंगे। फर्श पर पत्तियां बिखरी थी। हर कदम के नीचे आवाज होती थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, हवेली के एक कोने से धीमी धीमी पियानो की धुन सुनाई दे रही थी। धुन जो हवेली में नहीं, आत्मा में गूंजती थी। अनया चौंकी। वहां कोई नहीं, वीरान थी। फिर भी उस धुन में एक दर्द था, जैसे कोई किसी को याद कर रहा हो। वहां आवाज रुक गई और तभी हवेली की सीढ़ियों के किनारे उसे एक छोटा तांबे का लोटा पड़ा दिखा, जिसमें एक गुलाब रखा था। गुलाब नया था, बिल्कुल ताजा। अगर हवेली वीरान है तो गुलाब कौन रखता है रोज? अंतिम दृश्य, एक परछाई वह बाहर निकली तो सूर्य अस्त हो चुका था, लेकिन जब वो हवेली से थोड़ी दूर पहुंची, उसने पलट कर देखा। एक खिड़की में कोई खड़ा था, काली परछाई, बिना चेहरा, बिना हरकत, पर नजरें सीधी उसी की ओर। वह सांस रोककर कुछ देर देखती रही, फिर वह परछाई धीरे से पीछे हट गई और अंधेरे ने खिड़की को निगल लिया। अगला अध्याय, बिजली गांव का सन्नाटा। क्या हवेली में कोई जिंदा है या कुछ और? अगर अली का रहस्य। अध्याय 2, बिजुली गांव का सन्नाटा। अगली सुबह, गांव का आंगन। सूरज की पहली किरणें अनया के कमरे की खिड़की पर पड़ रही थीं, पर हवा में वो शांति नहीं थी जो आम गांवों में होती है। यहाँ चिड़ियों की चहचहाट नहीं, न बच्चों की हंसी, बस हवा में एक ठहरा हुआ डर। अनया ने गांव के चौराहे का रुख किया। एक छोटा सा चाय का ढाबा था जहां 2-3 बूढ़े लोग खामोशी से चाय पी रहे थे। नमस्ते, मैं रांची से आई हूँ, पत्रकार हूँ, उसने नम्रता से कहा। यहाँ की पुरानी हवेली के बारे में जानकारी चाहिए थी। तीनों लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक ने सिर झुका लिया, दूसरे ने चुपचाप उठकर अपनी चाय खत्म की और चला गया। तीसरे ने आखिरकार धीमी आवाज में कहा, आपने वहां रात बिताई थी क्या? हाँ, अनया ने कहा।
उस बूढ़े के चेहरे पर अजीब सी गहरी रेखाएं पड़ी थीं, जैसे यादों का बोझ। उसने सिर झुकाया और कहा, फिर आपको ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहना चाहिए। प्राचीन कथा, हवेली की आखिरी रात। अनया ने धीरे धीरे गांव के कुछ और घरों से बातचीत शुरू की। पहले सभी चुप थे, लेकिन एक बुजुर्ग दादी शारदा बुआ ने अपना दरवाजा खोला। वह बोली, रघुनाथ सिंह की हवेली थी वो। राजा थे, बड़े आदमी थे, पर जब 1927 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई, तब से हवेली में अजीब चीजें होने लगी। कैसी चीजें? अनया ने पूछा। आवाजें, चीखें और एक बच्चा जो हवेली से कभी बाहर नहीं निकला। एक बच्चा? हाँ, राजा की बेटी कौशल्या। कहा जाता है वह 7 साल की थी जब आखिरी बार हवेली खुली थी। फिर क्या हुआ? शारदा बुआ ने दरवाजा थोड़ा और बंद कर लिया, जैसे किसी की नजर से बच रही हो। कहते हैं कौशल्या की आत्मा आज भी वहां घूमती है। हर साल पूर्णिमा की रात को हवेली से पियानो की धुन बजती है, खिड़की में उसकी परछाई दिखाई देती है। अनया की रूह कांप गई। उसी खिड़की में वही परछाई जो उसने देखी थी। शाम ढलने लगी थी। अनया ने कैमरा उठाया, रिकॉर्डर चालू किया और फिर से हवेली की ओर चली। रास्ते में उसे एक बच्चा मिला, 7 साल का, मिट्टी में खेलता हुआ। उसने उससे पूछा, बेटा हवेली के पास जाते हो? बच्चे ने बिना मुस्कुराए कहा, नहीं, माँ कहती है वहां परी रहती है जो बच्चों को ले जाती है। अनया के हाथ ठंडे पड़ने लगे। हवेली के पास पहुंची तो देखा किसी ने भीतर से खोला था। एक नहीं खोला। अनया अब पूरी तैयारी से गई थी। हाथ में टॉर्च, एक माइक और कैमरा चालू। हवेली का फर्श पिछली रात से बदतर था, जैसे किसी ने तेजी से कुछ खींचा हो। दीवारों पर खरोंच के निशान थे। ऊपर की मंजिल पर चढ़ते हुए उसे एक कमरा मिला जिसमें पुराने खिलौने बिखरे थे। एक गुड़िया जो जर्जर हो चुकी थी, लेकिन आंखें अब भी चमक रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं, पर टॉर्च की रोशनी एक परछाई से टकराई जो अनया से बड़ी थी और हिल नहीं रही थी। एक पुराने पन्ने की कहानी। उस कमरे में एक किताब का फटा हुआ पन्ना मिला। मुझे नहीं जाने देंगे। पिताजी कहते हैं ये हवेली हमारा घर है, लेकिन रात को दीवारें बात करती हैं। माँ ने कहा, कभी किसी को मत बताना कि तुमने पियानो बते सुना। कौशल्या। अनया की सांसें तेज हो गई। ये पन्ना राजा रघुनाथ की बेटी की डायरी का था। क्या कौशल्या सच में जिंदा थी या उसकी आत्मा अब भी हवेली में बसी है? अंतिम दृश्य पुनः वही खिड़की। जैसे ही अनया बाहर निकली, उसने फिर खिड़की की ओर देखा। वहां एक सफेद कपड़ों में बच्ची खड़ी थी। वही पुराना स्टाइल, छोटी घाघरा और एक गुलाब हाथ में। इस बार वह सिर्फ परछाई नहीं थी, वह मुस्कुरा रही थी। और तभी हवेली के अंदर से वही पियानो की धुन फिर से सुनाई देने लगी। अगला अध्याय दूसरा खाना। पहली बार हवेली का दीदार। अब अनया हवेली के रहस्यों को सुलझाने की ठान चुकी है, पर अगला दरवाजा उस पर बंद नहीं खुलेगा, वह खुद खोलेगी उसे। क्या आप अध्याय 3 भी सुनना चाहेंगे? हाँ, आगे बढ़ोगे और मैं आपको कहानी के अगले रहस्यमयी मोड़ पर ले चलूंगा। इंसान हवेली का रहस्य, अध्याय 3, हवेली का दीदार। अगली दोपहर, हवेली का मुख्य कक्ष। अनया आज अकेली नहीं थी। गांव का एक युवक दीपक, जो थोड़ी बहुत पुरानी इमारतों का जान रखता था, उससे जुड़ गया था। दीवारों की बनावट देखो, दीपक ने कहा। ये इंटेन 19वीं सदी की है, लेकिन अंदर की लकड़ी ये उससे भी पुरानी है। यहाँ कुछ और छुपा है। अनया ने हवेली की पहली मंजिल का नक्शा कैमरे पर रिकॉर्ड किया। कुल 7 कमरे थे, लेकिन दीवार की लंबाई उस गिनती से मेल नहीं खा रही थी। मतलब यहाँ कोई छुपा कमरा हो सकता है? उसने पूछा। दीपक ने धीरे से कहा, सिर्फ कमरा नहीं, एक तहाना भी, विज्ञान और डर के बीच। जब अनया ने एक कोने में लगे पुराने अलमारी को खींचा, वहां पीछे एक छोटा सा लोहा जड़ा दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन उस पर ताले की जगह 2 छोटे हाथों की छाप थी, जैसे किसी बच्चे ने भीगे हाथों से छुआ हो। टॉर्च की रोशनी डालते हुए दीपक ने कहा, यहां नमी नहीं है, ये छाप नहीं लगती है। क्या कौशल्या अब भी? अनया ने घबराहट दबाई, लेकिन तभी कमरे की दूसरी ओर पड़ा पियानो अपने आप बज उठा। 3 ही सुर, पा, नी, सा। दरवाजा खुला, पर नीचे अंधकार। छुपे हुए दरवाजे को खोलते ही धूल की एक परत हवा में उठी। नीचे पत्थर की सीढ़ियां थीं, अंधेरे और ठंडक से भरी हुई। अनया ने दीपक की ओर देखा। तुम वापस जा सकते हो।
मैं यहाँ से अकेले जाऊंगी। दीपक ने सिर हिलाया और कहा, बहुत लोग गए हैं नीचे, लौटे बहुत कम। लेकिन अनया नीचे उतर गई। तहखाना, जहाँ वक्त ठहर गया था। नीचे का कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके हर कोने में कुछ पड़ा था। एक चूल्हा, एक बच्ची की चारपाई और दीवार पर उकेरे गए कुछ चित्र। प्यारे पापा, माँ और मैं। नीचे कौशल्या का नाम खुदा था। अनया की आंखें नम हो गई और तभी दीवार की दरारों से एक कागज सरकता है, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर बाहर खींचा हो। कागज पर सिर्फ एक पंक्ति थी, मैं अब भी यही हूँ। पीछे कुछ था। उसकी टॉर्च की रोशनी सीधे सामने लगी एक बड़ी पुरानी तस्वीर पर पड़ी। कौशल्या, राजा रघुनाथ और उनकी पत्नी। लेकिन अब उस तस्वीर में कौशल्या की आंखें फटी हुई थी। अगला अध्याय, सबसे अध्याय। छत से आती थी रागिनी। क्या कौशल्या अपने पिताजी को बुला रही है या किसी को और रोक रही है? क्या मैं अगला दान हवेली का रहस्य? अध्याय 4। छत से आती थी रागिनी। रात 9:30 बजे हवेली के ऊपर की मंजिल। तहखाने से निकलने के बाद अनिया ने सोचा, अब तक की सबसे अजीब चीज क्या थी? तस्वीर की फटी आंखें या वो पंक्ति, मैं अब भी यही हूं। लेकिन हवेली का रहस्य यही खत्म नहीं होता। जब वो ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ी तो छत से धीमी रागिनी की ध्वनि सुनाई देने लगी। साधारण नहीं, बिल्कुल जैसे कोई बांसुरी या सारंगी किसी गमगीन सुर में बज रही हो। सारे सा सा फा। छत का दरवाजा आधा खुला था। हवा तेज हो गई थी और खिड़कियों की कांचें थरथराने लगी थी, जैसे हवेली खुद कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। छत पर परछाइयों की सभा। अनिया ने जब दरवाजा पूरा खोला तो एक तेज झोंके ने उसके बाल बिखेर दिए। लेकिन छत पर कोई नहीं था, या शायद कोई था। दाएं कोने में बैठी थी एक छोटी सी आकृति, सफेद कपड़े, खुले बाल और पैर झूले की तरह लटकाए हुए। कौन हो तुम? अनिया की आवाज कांप गई, लेकिन बच्ची ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे से एक रेखा पर कुछ गुनगुना रही थी। माँ कहती थी, चांदनी में मत खेलो, चांद से कोई मुझे देखने आता है। रहस्य, 2 नाम, एक आत्मा। छत की दीवार पर कुछ उकेरा गया था, एक बच्चा माँ बाप के साथ, लेकिन सबके चेहरे खाली थे। बस नीचे लिखा था, मैं कौशल्या नहीं हूं। तो फिर कौन? उसने बुदबुदाया। और फिर बच्ची ने बात की। हनक वो आकृति उठी और सीधे अनिया की ओर देखने लगी। आंखें बिल्कुल काली, बिना पलक झपकाए। उसने सिर्फ 3 शब्द कहे, तुम लौट जाओ। यहां जो आता है वो कुछ छोड़ जाता है। और उसके बाद वह आकृति हवा में घुल गई, जैसे बनी ही न हो। सीढ़ियों से नीचे भागते समय अनिया को एक दस्तावेज मिला। पुरानी सरकारी फाइल, धूल से सनी। रघुनाथ निवास, लापता व्यक्तियों की सूची। लन, लक्ष्मी देवी सेविका। दू, हरिओम, रसोईया थी श्रीमती मीरा, संगीत अनिया रघुनाथ, दूसरी बेटी। नोट, कौशल्या के अलावा भी एक बेटी थी। क्या छत पर जो आकृति थी वो कौशल्या नहीं बल्कि अनिया थी? आखिरी दृश्य, हवेली फिर से शांत। अनिया नीचे पहुंची और देखा, हवेली पहले जैसी हो गई थी। ना कोई धुन, ना कोई परछाई, बस पुराना सन्नाटा और एक भारी मौन। अध्याय 4 समाप्त। कौन थी अनन्या? क्या अनन्या खुद उसी लड़की से जुड़ी हुई है? क्या ये कहानी सिर्फ हवेली की है या अनन्या की अपनी? अगर आप चाहें तो यहाँ एक हिंट में हम सबसे बड़ा रहस्य खोलेंगे। क्या मैं लिखना शुरू करूं? बस कहिए। बहुत बढ़िया। अब हम पहुंचते हैं रहस्य के केंद्र की ओर, जहां हवेली की कहानी और अनिया की जिंदगी एक दूसरे से उलझने लगती है। सुनसान हवेली का रहस्य। अध्याय 5। कौन थी अनिया? हवेली के बाहर पुराना कुआं। छत से लौटने के बाद अनिया सीधे हवेली के पिछले हिस्से में पहुंची, जहां पुराने जमाने का एक कुआं था जिसे अब पत्थरों से ढक दिया गया था। बुजुर्गों से सुनी कहानियों में आता था कि जिस किसी को हवेली में सच दिखने लगता है वह एक दिन इसी कुएं के पास पाया जाता है, बेसुध। और कुएं से एक ही नाम पुकारता है, अनन्या। क्या यह नाम किसी आत्मा की पुकार है या कुछ और? फाइल की सच्चाई। अनिया ने तहखाने से मिली फाइल को ध्यान से पढ़ा। अनन्या रघुनाथ, 7 वर्ष, अंतिम बार छत पर संगीत शिक्षिका के साथ देखी गई। कौशल्या घर में नहीं थी उस दिन रात्रि, पूर्णिमा की रात, मतलब कौशल्या नहीं, लापता हुई थी। पर छत पर जिस आत्मा को मैंने देखा वो कह रही थी कि मैं कौशल्या नहीं हूं। क्या वो अनन्या ही थी? अनन्या की सोच अब गहराती जा रही थी। पुरानी किताब रघुनाथ की डायरी।
हवेली के स्टोर रूम में एक और चीज मिली। राजा रघुनाथ की व्यक्तिगत डायरी, बड़ी बड़ी अंग्रेजी में लिखा था, They see only Kaushalya, but I lost Ananya. Kaushalya sees her sister in the mirror. Ananya was taken. They said she jumped, but I know the mirror called her. आईना? कौन सा आईना? कमरे का आईना जो हिलता नहीं पर जिंदा है। हवेली की पहली मंजिल के पूर्वी कमरे में एक बड़ा गोलाकार आईना लगा था। सिर्फ एक कमरा ऐसा जहां कोई धूल नहीं थी और आईना हमेशा चमकता रहता था। अनिया आईने के सामने गई। वह खुद को देख रही थी, लेकिन अचानक उसका मुस्कुराया, जो कि अनिया ने नहीं मुस्कुराया था। तुमने मुझे ढूंढ लिया दीदी, आईने से आवाज आई। अनिया पीछे हट गई कांपते हुए। दीदी? जुड़ी हुई आत्मा? आईने से एक दृश्य सामने आया। दो बहनें खेलती हैं, एक गिरती है, दूसरी माँ बच्ची चीखती है, मुझे मत छोड़ो अनिया दीदी। अब अनिया के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। लेकिन आवाज आई, तुम वही हो, समय के पार जन्म लेने वाली, तुम्हें ही वादा निभाना है। क्या अनिया सिर्फ एक पत्रकार थी, या वो अनिया रघुनाथ की पुनर्जन्मित आत्मा थी जो अब अपने अधूरे वादे को पूरा करने लौटी थी? आईने के भीतर की आत्मा कौशल्या अब भी इंतजार कर रही थी, पर इंतजार अब खत्म हो रहा था। आईना धीरे धीरे काला होने लगा और उसमें से सिर्फ एक वाक्य उभरा, छत पर लौटो जहां कहानी खत्म नहीं हुई थी। अध्याय 22 समाप्त। अगला अध्याय पूर्णिमा की आखिरी रात, जहां सच सामने आएगा। कौन जीवित है, कौन आत्मा, और क्या अनिया का वादा अब पूरा होगा? अगर आप या अब हम प्रवेश करते हैं कहानी के सबसे रहस्यमय मोड़ में, जहां आत्माओं की पुकार, अधूरी कसम और पुनर्जन्म की गहराई मिलती है। सुनसान हवेली का रहस्य, अध्याय 6, पूर्णिमा की आखिरी रात। रात पूर्णिमा की शुरुआत। पूरा गांव नींद में डूबा था, पर हवेली की छत पर चांद की रोशनी अजीब सी चमकते रही थी। अनिया ने आईने से मिले संदेश को याद किया, छत पर लौटो जहां कहानी खत्म नहीं हुई थी। वह बिना रुके छत तक पहुंची। अब वही झूला वहां फिर से हिल रहा था, लेकिन हवा बिल्कुल बंद थी। वो फिर सामने थी, एक बार फिर वही आकृति, इस बार साफ चेहरा, बिल्कुल अनिया जैसा, जैसे उसका बचपन का प्रतिबिंब। वो बोली, तुमने वादा किया था ना दीदी कि मेरे बिना कभी हवेली नहीं छोड़ोगी। अनिया का गला सूख गया। मैं तो कोई वादा नहीं, याद नहीं जब तू बड़ी बन गई और मैं वहीं छत की रेलिंग पर गिर गई थी और सबने कहा। अनन्या ने धक्का दिया। भूली हुई कसम का सच। अनिया की आंखों के सामने सब घूम गया। दो बहनें खेल रही थीं, एक लाल गुड़िया के लिए झगड़ा। एक बहन छत की रेलिंग पर चढ़ी, दूसरी ने खींचा गिरने से बचाने के लिए, पर लोग समझे अनन्या ने जानबूझकर गिराया। राजा रघुनाथ टूट गए। कौशल्या की आत्मा वही बन गई। अब क्या करना था? आत्मा बोली, तू लौट आई है, अब कसम पूरी कर, मुझे यहां से मुक्ति दिला और खुद को क्षमा कर। झूला तेजी से घूमने लगा। हवेली की दीवारें गूंजने लगी। आईना जो नीचे कमरे में था, वह अपने आप ऊपर छत पर प्रकट हुआ, हवा में तैरता हुआ। आईने में अब दोनों बहनें थीं, अनिया और कौशल्या एक साथ। आईना बोला, या तो दोनों साथ जाएंगी या फिर ये कहानी बार बार दोहराई जाएगी। फैसला, प्रेम या पछतावा। अनिया ने आत्मा की ओर हाथ बढ़ाया। मैं जा नहीं सकती, पर तुम जा सकती हो। मैंने तुम्हें नहीं मारा था, मैंने बचाने की कोशिश की थी, अब बचाने का वादा नहीं। आईना चटक गया, झूला रुक गया। कौशल्या की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे रोशनी में घुल गई। छत पर बस अनिया खड़ी रही, अकेली लेकिन शांत। सुबह हवेली में फिर उजाला था। गांव वालों ने पहली बार देखा। हवेली का रंग बदला हुआ लग रहा था। दरवाजे खुले थे, आईना टूट चुका था और वो पुराना झूला गायब था। अनिया की अंतिम रिपोर्ट। क्या ये कहानी बस हवेली की थी, या इंसान की भावनाओं, पछतावे और मोक्ष की? क्या मैं अंतिम बढ़िया? अब हम पहुंच गए हैं इस रहस्यमय यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, जहां सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और हवेली की सांस ली जाएगी। सुनसान हवेली का रहस्य, अंतिम या की अंतिम रिपोर्ट। सुबह 6:40 से अनिया की रिकॉर्डिंग का अंतिम मिनट। कैमरा चालू है। अनिया अब हवेली के बाहर बैठी है, थकी हुई मगर शांत। उसके सामने खुली है उसकी डायरी और मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर चल रहा है। उसकी आवाज धीमी है मगर गहरी।
रात के बाद आज पहली बार सूरज उगता हुआ देखा। हवेली अब भी वही है, लेकिन अब ये घर लगती है, कैद नहीं। वह बोलती है, मैंने बहुत कहानियां कवर की है, कभी गवाहों से, कभी दस्तावेजों से, लेकिन ये पहली बार है जब कहानी ने मुझे ही बदल दिया। राजा रघुनाथ की हवेली की दास्तान थी। एक को दुनिया ने दोषी माना, दूसरी को भुला दिया, पर उन दोनों की कहानी अधूरी थी जब तक मैंने उन्हें फिर से मिलाया नहीं। डायरी में मेरे जीवन की यह सबसे ज़रूरी रिपोर्ट थी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक आत्मा को नहीं, एक इंसान को भी मुक्ति मिली है। मुझे हालत है। रिकॉर्ड फाइनल नोट 3 हफ्ते बाद टीवी चैनल आए। देश भर में एक रिपोर्ट वायरल होती है, द हॉन्टिंग ऑफ रघुनाथ हैवली, अ सिस्टर्स रिडेम्पशन। लाखों लोग देखते हैं, लेकिन कैमरे में वो जूला नहीं दिखता, ना आत्मा की आकृति, सिर्फ वो पुराना आईना टूटा हुआ और अनिया की आवाज। फिर एक सवाल उठता है, क्या ये सब वाकई हुआ या सिर्फ एक भावनात्मक कल्पना थी? पर फिर उस रिपोर्ट के अंतिम फ्रेम में जब कैमरा हवेली की छत को दिखाता है, झलक पीछे खड़ी है एक छोटी बच्ची सफेद कपड़े में चूल्हे के पास मुस्कुराई। गायब। अंत। सुनसान हवेली का रहस्य केवल एक भूतिया कहानी नहीं थी, ये थी प्रायश्चित की, प्रेम की और आत्मा की मुक्ति की दास्तान। आप क्या सोचते हैं? क्या अनया का अनुभव सच्चा था या हवेली ने उसे सिर्फ उसकी अंदरूनी पीड़ा से जोड़ दिया? अगर आप चाहे, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।